नमस्कार, मैं हूं बीके शर्मा। आज हम बात करेंगे राइजिंग राजस्थान की। यदि एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ना है तो पहले बेस कैंप तक पहुंचना जरूरी है। यदि राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है तो राइजिंग राजस्थान भी जरूरी है। राइजिंग राजस्थान की सफलता में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन प्रयास करना उतना ही जरूरी है। आज राइजिंग राजस्थान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रबुद्ध पैनल है। आप देखेंगे कि तमाम जो अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं, उद्योग व्यापार के लोग हैं, वो सभी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक एक करके इनका परिचय आपके साथ करा दूं। नवरत्न नाडनिया जी हैं, संयुक्त सचिव हैं जयपुर अंचल के लघु उद्योग भारती से। और लघु उद्योग भारती एक नोडल एसोसिएशन है इस पूरे आयोजन का, और एक पूरा दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव लघु उद्योग भारती को समर्पित किया गया है। प्रतिभा नाथानी हैं, ये भी लघु उद्योग भारती से हैं और अध्यक्ष हैं महिला इकाई जयपुर अंचल की। उमेश गोयल हैं, अध्यक्ष हैं किशनगढ़ इकाई के लघु उद्योग भारती से। सुनील अग्रवाल है, जिन्होंने इसमें एक एमओयू भी किया है सरकार के साथ में, और 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ महेश शर्मा जी है, यंग एंटरप्रेन्योर हैं और विक्की के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। इसके बाद आते हैं एन.के. जैन साहब, जो काफ़ी वरिष्ठ हैं, उद्योग और व्यापार को करीब से जानते हैं, प्रेसिडेंट हैं एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के। इसके अलावा फिक्की में भी चेयरमैन है कमेटी के, और कई सारे एसोसिएशंस को इन्होंने शुरू किया है, आगे तक पहुंचाया है। ए.के. जैन साहब हैं, रील के पूर्व एमडी रहे हैं और अभी कई कंपनियों के डायरेक्टर हैं और एम्प्लॉयर एसोसिएशन के एडवाइज़र भी हैं, वरिष्ठ एडवाइज़र हैं। इसके बाद हैं हमारे साथ सीए आर.पी. विजय हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, रूलिंग पार्टी को यहाँ पर अपनी तरफ से ये पैरवी करेंगे। सीए सी.एल. यादव हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप समझ सकते हैं कि इनसे बेहतर विपक्ष की पैरवी करने वाला दूसरा पैनलिस्ट नहीं हो सकता। हमारे साथ भारत कुडाल हैं, जो बार्टिक ग्रुप है, उनके सीईओ हैं, और इन्होंने भी एमओयू किया है अभी सरकार के साथ। इनको उम्मीद है कि सरकार की जो ये अभी पहल है और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राजस्थान में औद्योगिक विकास की धारा बहेगी, और उस धारा में इनको भी मौका मिलेगा। तो ये तमाम पैनलिस्ट हैं। इनके साथ में आज हम चर्चा करेंगे कि राइजिंग राजस्थान एक चुनौती भी है इसको सफल बनाना, लेकिन एक अवसर भी है राजस्थान को आगे ले जाने के लिए। हम सबसे पहले लघु उद्योग भारती के पैनलिस्ट हैं, इनसे बात करेंगे। नवरत्न जी, बड़ी जिम्मेदारी लघु उद्योग भारती की है, लेकिन एक लघु उद्योग भारती के साथ ये भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होती है तो सक्रिय होती है, बाद में निष्क्रिय हो जाती है। तो फिर 5 साल बाद अगर उद्योगपतियों को आपके पास आना पड़े तो क्या होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं। लघु उद्योग भारती हमेशा 365 दिन एवरी ईयर लघु उद्योग भारती उद्योग हित और राष्ट्र हित के लिए काम करती है। लघु उद्योग भारती ने हमेशा राष्ट्र में उद्योगों में आने वाली परेशानियों के समस्या का समाधान के लिए काम किया, और आने वाले 11 दिसंबर को एमएसएमई डे, उस दिन लघु उद्योग भारती पूरे भारतवर्ष में, हमारे लघु उद्योग भारती का बड़ा नेटवर्क है, वहाँ से पूरे भारतवर्ष में हमारे व्यापारी राजस्थान में आएंगे। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से एमएसएमई डे में सब हमारे व्यापारी भाग लेंगे। भाग के माध्यम से हमारे राजस्थान में जो इंडस्ट्री राइजिंग राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम और राजस्थान सरकार के माध्यम से हो रहा है, उसमें भाग लेकर यहाँ पर एमयू कर यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाकर एक राजस्थान को लघु उद्योग भारती और राजस्थान को उद्योग हित में काम करने के लिए लघु उद्योग भारती मौका मिलेगा। आप प्रतिभाजी हैं, और उद्यमिता में जो महिलाओं की प्रतिभा है वो पूरी दुनिया आजकल जानती है, लेकिन राजस्थान फिर भी पीछे है अगर महिला उद्यमिता की बात करें तो। अगर दूसरे राज्यों की तुलना में कैसे आगे लेके जाएंगे? ये वैसे तो सोचना बहुत ही गलत है कि महिलाएं पीछे हैं। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में और कहीं भी पीछे नहीं है। ये उन्हें सिर्फ सोचा जाता है, कम आंका जाता है। महिलाएं आज बहुत काम कर रही हैं। सरकार के आंकड़े हैं कि 2% ओनरशिप है महिलाओं के पास में कंपनियों की राजस्थान के अंदर। एक्चुअली जो एमएसएमईज की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर से और अपने आप से काम कर रही हैं, वो बाहर दिखाई नहीं देती। उन्होंने लोन वगैरह नहीं लिया है, अपने ही लेवल पे काम कर रही हैं। तो ये एमएसएमईज के लिए ज़्यादा आती हैं और उनका आंकड़ा मैं नहीं समझती इतना है, लेकिन जब हम उनके साथ काम करते हैं, क्योंकि मैं महिला इकाई से ही हूँ
और महिलाओं लघु उद्योग भारती से महिलाओं के लिए ही काम करती आई हूँ, तो मैं यही देख रही हूँ कि हमारे साथ बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जयपुर में ही करीब 1000 महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, और जब हम इनके साथ में एग्जीबिशंस वगैरह करते हैं तो काफ़ी बाहर निकल के आती हैं, और MSME, EPCS, DIC ये सब हमें सहयोग करते भी रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि महिलाएं काम नहीं करती, लेकिन हाँ उस स्केल मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं करती, अवसर नहीं मिलते महिलाओं को आगे आने के, और अवसर सरकार का जो हैंड होल्डिंग है, जो सहयोग है, वो कम मिलता है। वो भी ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सरकार का सहयोग कम है। और अब की बार जो राइजिंग राजस्थान होने वाला है उसमें हम सभी ये बहुत अपेक्षा कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए अधिक से अधिक संभावनाएं होंगी, क्योंकि जब बाहर से हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं तो सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी उन महिलाओं को एक मार्ग भी दिखेगा और आगे विचार भी आगे बढ़ेंगे और वो कुछ कर पाएंगी इसके लिए आगे से आगे। मैं और भी आपसे चर्चा करूंगा। हमारे साथ उमेश गोयल है, लघु उद्योग भारती के किशनगढ़ इकाई से के प्रतिनिधि। किशनगढ़ मार्बल नगरी है, लेकिन कई चुनौतियां मार्बल नगरी के सामने भी हैं। और कैसे, और राजस्थान में जो नेचुरल स्टोन है बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन अभी कई सारे और टाइल हैं या और दूसरी तरह की जो चुनौतियां भी अभी सामने हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं अब सरकार में कि ये इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े? मार्बल उद्योग का जो मुख्य प्रतिस्पर्धा है वो कोटा स्टोन हो गया, अन्य जो अदर स्टोन है उनसे है। कोटा स्टोन का अगर हम देखें तो GST उसका 5% है, और मार्बल का GST 18% है। तो ये सबसे बड़ा फीडबैक है कि इसको सरकार या इसको लग्जरियस आइटम मान के इस पे 18%। पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपने कोटा स्टोन, जो नेचुरल स्टोन है, सैंड स्टोन, कोटा स्टोन, ये तो शायद मुझे नहीं लगता, ये तो बरसों से चले आ रहे हैं। ये इससे ज़्यादा सेरेमिक टाइल हैं या इस तरह की जो है वो जो ज़्यादा बड़ी चुनौती है होना चाहिए आपके लिए। सेरेमिक टाइल भी मार्बल उद्योग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा तो सरकार से यही निवेदन रहेगा कि इसकी जो GST की दर है उसी को कम करके, क्योंकि 20, 25, 30 रुपए में मार्बल धरातल पर बिकता है, जिसे सरकार ने लग्जरियस आइटम माना है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि अब तो आपकी सरकार है तो हो जाना चाहिए केंद्र में, और ये डबल इंजन की सरकार कब काम आएगी? ये लघु उद्योग भारती प्रयास कर रही है। 28% जब GST लागू हुआ था तो मार्बल को लग्जरियस आइटम मानते हुए 28% किया था। लघु उद्योग भारती ने ही लगातार प्रयास किया और उसको 18% तक उसको लेके आई है। चलो और बेटर होगा, कुछ प्रयास किए जाएं। हमारे साथ सुनील अग्रवाल है। सुनील जी, आपने तो MOU किया है, क्या उम्मीद है MOU, क्योंकि MOU धरातल पर नहीं आते, ये बड़ा सवाल है। देखिए, पिछली सरकार में आप इस कोई मतलब पदाधिकारी यहाँ पे जो भी हो, कोई गलत नहीं लेवे। रिसर्जेंट राजस्थान हुआ, रिसर्जेंट राजस्थान में भी हमने सरकार से स्टेट टैक्स को लेके मांग की थी और एक अलग से MSME का पार्क की घोषणा करवाने की मांग की थी, युवाओं के लिए एक स्पेशल पैकेज स्कीम। लेकिन पिछली बार की सरकार, सबको पता है कि क्या करके गई, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। इस बार की सरकार का जो विज़न है, आने से पहले इन्होंने इसको किया है, न कोई तारीफ़ की बात है न और कुछ बात है। मैंने MOU करने के 14 दिन में 3 बार विभाग के सेक्रेटरी ने बुला के मुझसे बात कर ली, DPR मेरी ले ली, आपकी फंडिंग कहाँ से होगी, आप लोन कहाँ से लोगे, क्या आपकी बुक्स है, उसकी बात कर ली। मेरे को ज़मीन का विजिट करा के लेके आ गए। मतलब तारीफ़ की बात ही है कि सरकार, इसको बदलाव कह सकते हैं कि पहले जो इवेंट्स इस तरह के हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट समिट्स हुई हैं, उसमें और इसमें अंतर नज़र आ रहा है। मतलब मेरे को ये लगता है कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इसको सबसे महत्वपूर्ण टास्क अपनी सरकार का यही लेके चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आएंगे, निवेश आने से टैक्स भी मिलेगा स्टेट को, रोज़गार भी मिलेंगे और हर चीज़ में एक उन्नत और देखिए राइजिंग होगा राजस्थान। लगता है। अब महेश शर्मा जी, आप तो दुबई में भी काम करते हैं, दूसरे महाराष्ट्र में काम करते हैं, बहुत जगह आपका इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ राजस्थान में हम पीछे क्यों रह जाते हैं? आप तो यही एक्सपर्ट कमेंट कीजिए। देखिए, राजस्थान में जो पीछे रह जाते थे उसके कई कारण रहे हैं, लेकिन इस बार मैं काफ़ी आशान्वित हूँ जिस हिसाब से सरकार इसको इनिशिएटिव ले रही है, और अभी पूरे 4 साल बकाया हैं सरकार के पास। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस बार का राइजिंग राजस्थान है, ये गुजरात वाइब्रेंट जो होता है
उसका एकदम से नेक्स्ट लेवल चीज़ आ रहा है। और इस बार सरकार के सामने ये चुनौती हो जाएगी कि जो MOUs ये करवाएंगे उसको धरातल पे लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बचने का कोई उपाय बचा नहीं उनके पास। तो मैं बड़ा आशान्वित हूँ इस पूरे प्रोसेस से। और हमारी जो संस्था है विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके तहत भी हम इस प्रोग्राम में पूरी तरह से डिवोटेड हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, और मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। उम्मीद काफ़ी है, ज़्यादा है। NK जैन साहब तो गवाह हैं राइजिंग राजस्थान, रिसर्जेंट राजस्थान और राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के भी, और अब ये तीसरा समिट हो रहा है। इससे पहले इनका एक बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है 28 नवंबर को। तो जैन साहब, क्या आप कुछ बदलाव आपको भी नज़र आ रहा है, जैसे महेश जी को नज़र आ रहा है इस बार? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो वो है कि इस बार जो एक बहुत बड़े बड़े फेस आते हैं, लाखों करोड़ के MOU साइन कर लेते हैं, वो नहीं है। बल्कि कांग्रेस सरकार ने तो ये आरोप भी लगाया था इस सरकार पे कि आप लोग तो बहुत छोटे छोटे MOU साइन कर रहे हैं। पर मैं समझता हूँ जो छोटे MOU होते हैं और जो MSME होता है, उसकी एक अपनी सोच होती है और वो धरातल पे लेके आता है चीज़ को। किसी भी देश की या प्रदेश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल MSME का होता है, और इस बार जो ज़्यादातर MOU साइन हुए MSME के हुए हैं। हर बार क्या होता है कि जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति आ जाते हैं एक फेस बन के, और वो MOU साइन करते हैं, उसके बाद दोबारा रुख नहीं करते हैं राजस्थान का। अब के ज़्यादातर राजस्थानी लोगों ने MOU साइन किए, छोटे MOU साइन किए और MSME ने किए हैं। तो मुझे लगता है कि फॉलोअप का पूरा समय भी मिलेगा सरकार को। 4 साल पूरे पड़े हैं अभी, और ब्यूरोक्रेसी भी इस बार अच्छी काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है वो ज़्यादा होना चाहिए, और अपने प्रदेश की इकोनॉमी बूस्ट होनी चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस इस बार ज़्यादा हो सकता है, जो अभी तक का सरकार का नज़रिया है उसको देखते हुए। AK जैन साहब बहुत अनुभवी हैं, इंडस्ट्री को इतने करीब से जानते हैं, ख़ासतौर से सोलर में सबसे ज़्यादा। पिछली बार भी MOU सोलर में हुए थे, कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ भी, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ राजस्थान में है उनका दोहन अभी तक हुआ नहीं है। AK जैन साहब, क्या किया जा सकता है? देखिए, सोलर सेक्टर अनडाउटेडली बहुत प्रॉमिसिंग है। पूरे कंट्री में अगर देखा जाए तो 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अभी एक्सपेक्टेड है, उसमें करीब 50-60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। राइजिंग राजस्थान अपने आप में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और पिछले 2 बार जब भी हुआ तो डेफिनेटली धरातल पे वो चीज़ें नहीं आ पाई जो होनी चाहिए थी। पिछली बार से इस बार अगर देखें तो स्टेट में करीब 6 गीगावाट की मॉड्यूल, और ये तो कैपेसिटी लग चुकी है और बाकी प्रोग्रेस में है, और रफली 10 से 12 गीगावाट लग जाएगी। इनके साथ जो बड़ी संभावनाएं जो राजस्थान में नज़र आती हैं वो हैं सोलर पार्क की। जैसा कि आपने बताया, मैं 3 कंपनी में डायरेक्टर हूँ। एक हमारी जो कंपनी RMC स्विच गियर, उसने 6,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 1000 मेगावाट का सोलर पार्क और 1000 मेगावाट आवर का स्टोरेज, ये अपने आप में एक पहला पार्क होगा इंडिया में। और इनकी ज़रूरत इसलिए है कि सोलर में दिन में तो बिजली देता है, लेकिन रात में क्या करें हम। सो ये एक ऐसे जो यूनिक आइडियाज़ को लेके जो प्रोजेक्ट्स अभी साइन हो रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और सरकार का जहाँ तक सोच का सवाल करें तो सरकार ने पहले साल में ही आते ही जिस सीरियसनेस से पूरे विश्व में जाके और अपनी बात कही है, उसके जो रिस्पॉन्स आए हैं, और उसकी वजह से जो यहाँ का व्यापारी है वो इतनी स्पीड से जागा है और उस कमिटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, MSME सेक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे साथी NK जैन साहब जो AR में हम लोग साथ में काम करते हैं MSME सेक्टर को आगे लाने के लिए। MSME सेक्टर लिस्टिंग की तरफ बढ़ा है। जो 3 कंपनी मेरे पास हैं उनमें एक लिस्टेड है, एक लिस्टिंग की तरफ ऑलरेडी जा चुकी है और एक प्रोसेस में है। लिस्टिंग में जाने से फ़ायदा ये होता है कि उनकी अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बन जाती है। आप अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी करना चाहते हैं तो आपको पैसा तो चाहिए। सरकार आपको पैसा नहीं देती और सरकार से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आप बिजनेस में हैं, सरकार आपको एक पॉलिसी देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, और जो भी मदद हो सकती है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में सरकार करेगी। और मुझे लगता है इस बार राजस्थान में ये सब हो। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक
के बाद आपका स्वागत है राइजिंग राजस्थान पर। हमारी एक खास चर्चा जारी है और अब हमारे साथ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और उद्योग और व्यापार संगठन उद्योग की तरफ से प्रतिनिधि, इनसे बात कर लेते हैं। इसके बाद सीधा हम प्रवक्ताओं की तरफ जाएंगे। भरत जी, आपने भी MOU किया है, किस तरह की उम्मीद लेकर, किस आशा के साथ आप आगे बढ़े हैं? जैसा कि साथियों ने बताया कि सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि वर्तमान सरकार ने जो साल के पहले चरण में ही, पहले साल में ही अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान इस आयोजन को किया है, उससे एक व्यापार जगत में और उद्योगपतियों में और उद्यमियों में, खासतौर से पूरे देश और विदेश में ये एक उत्साह है कि ये सरकार वाकई कुछ काम करना चाहती है। पिछला हमारा जो अनुभव रहा है उसके अनुसार ये बात सही है कि सरकार के अंतिम कार्यकालों के दौरान जो भी वादे किए जाते हैं वो हमारे साथ पूरे हुए या नहीं हुए, कुछ कारण रहते हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ी प्रमुखता ये है कि केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शन में राज्य की सरकार, जिसे आप डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, इसे पूरा एक, चूँकि उनके पास एक एक्सपीरियंस है, गुजरात एक सक्सेस मॉडल रहा है पूरे देश के अंदर, पॉलिटिकली भी और ब्यूरोक्रेटिकली भी, जिसमें निवेश आया है। और उसी के तहत इस बार सरकार ने बड़े IAS अधिकारियों को विदेशों की प्रमुखता से जिम्मेदारी दी है और खुद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव विदेशों के दौरे कर चुके हैं। हमारे उद्योग मंत्री विदेशों के दौरे कर चुके हैं, जिसमें अब तक जैसा कहा जा चुका है प्री समिट के दौरान 18 लाख करोड़ से अधिक के MOU अभी तक साइन हो चुके हैं। इसलिए लगता है कि यदि 18 लाख करोड़ से अधिक के MOU अभी तक, जबकि करीब 1 महीना बाकी है और प्री सबमिट अभी कुछ विभागों की और भी होनी है, और इस बार जो सबसे बड़ा एक आकर्षण रहा है वो सभी विभागों ने अपने स्तर पर तैयारी की और हर विभाग ने अपने डिवीज़न के अंदर प्री सबमिट का आयोजन किया, जिससे देश विदेश के लोग तो आते हैं लेकिन स्थानीय व्यापारियों, उद्यमियों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। एक विश्वास का माहौल बना। जिला स्तर पे जिला कलेक्टर्स ने इसकी प्री सबमिट आयोजित की, जिसमें जैसा कि आप कह रहे थे कि छोटे छोटे MOU हैं। मैंने खुद एक विटनेस किया, 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए के MOU हैं, जिनकी पहले कभी बात नहीं होती थी। उन व्यापारियों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, उनके बात सुनी नहीं जाती थी। इस सरकार के अंदर 5-5 3-3 करोड़ रुपए से लेके और बड़े उत्साहवर्धक MOU हुए हैं। तो ये एक साइन जाता है, ये बड़ा पॉजिटिव साइन जाता है। उत्साह है। लेकिन रिसर्जन राजस्थान में 3 लाख करोड़ के, फिर गहलोत सरकार में जो इन्वेस्ट समिट हुआ था उसमें 10 लाख करोड़ के MOU और अब 18 लाख करोड़ के MOU हो चुके हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर से मैं इन MOU और 1 लाख करोड़ का जो फिगर है इससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन फिर भी CL यादव साहब, बहुत से यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो आरोप लगाए हैं कि, और उनको नज़र आ रहा है कि कार्यप्रणाली है उसमें अंतर नज़र आ रहा है। सबसे पहले प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व की बधाई। राइजिंग राजस्थान के जो MOU हुए हैं उसके लिए सरकार को साधुवाद देंगे, बधाई देंगे कि किस प्रकार इनके प्रधान जी लंबे लंबे फेंकते थे, मुखिया जी उनसे भी लंबे लंबे फेंक रहे हैं। ये एक आप ही के मीडिया का है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बराबर MOU, ये इनके हकीकत है कि क्या ये जा रहा है। अच्छी तरह दिखाइए सब। ठीक है, आप बहुत सारे हैं। दूसरा है लगेगा तो और शादी का जल्दी लड्डू जल्दी। बना राइजिंग राजस्थान, ये भी आज की लेटेस्ट खबर है। शादी का लड्डू बना राजस्थान। ठीक है। और 18 लाख करोड़ में से, वो भी आऊँगा, 18 लाख करोड़ में से 70% MOU है ऊर्जा से रिलेटेड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड। और सोलर एनर्जी में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो पूरा देश जानता है और उसकी हकीकत क्या होगी। और एक और खबर, लेकिन सोलर में सबसे ज़्यादा गहलोत सरकार ने भी सोलर में ही कि 80% MOU गहलोत सरकार ने किए थे सर। आज ही सोलर आपने में किए थे। नहीं साहब, 10 लाख करोड़ रुपए के MOU थे, उस पर करीब 2 लाख। अडानी जी को बुलाया था। हाँ, अडानी हमारा सबका सम्मान है। जो इस देश की पॉलिसीज़ का सम्मान करेगा उनका सबका सम्मान है। जो इस देश की इंस्टीट्यूशन का सम्मान करेगा उनका सबका स्वागत है। हमारे भेदभाव नहीं है, लेकिन जो इस देश को बर्बाद करने के लिए काम करेगा उसका हम विरोध भी करेंगे। एक खबर है और ये खबर बहुत बड़ी है। आपने कहा 18 लाख करोड़ रुपए के MOU, और इस खबर में 70% MOU एनर्जी से रिलेटेड है। इस प्रदेश का क्या हाल होने वाला है अगले 10 साल में, पूरी जनता को, पूरे प्रदेशवासियों को मालूम होना चाहिए कि ये बिजली बनाएंगे
और महंगे दामों पे इसी जनता को लूटेंगे। मुझे जैसा एक होता मुझे है। मुझे मुझे यादव साहब एक बात, चलो अगले वो आप मुझे आप एनर्जी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम गहलोत सरकार का एक बता दीजिए एनर्जी के लिए। वो आपको नहीं दिखेगा ना। नहीं, आप दिखा दीजिए, आप बैठे आप सारी दुनिया को दिखाइए। एनर्जी पॉलिसी आप हमारे आप चैनल के माध्यम से आप बताइए। सोलर पर एनर्जी पॉलिसी कौन लेके आया? विंड एनर्जी पॉलिसी कौन लेके आया? ये गहलोत सरकार ही लेके आई। रिप्स कौन लेके आया? ये गहलोत सरकार आई। इस प्रदेश के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को यदि कर राहत दी, एमनेस्टी स्कीम लेके आए, तो कौन लेके आया? गहलोत सरकार लेके आए। पूरे देश में एक उदाहरण है कि पहली बार राजस्थान में एमनेस्टी स्कीम आई थी। रिप्स कौन लेके आया? सबसे पहले राजस्थान की गहलोत सरकार लेके आई। तो ये अभी किसी को नहीं दिखेगा, क्योंकि इनकी मजबूरी है कि यहाँ पे ट्रबल इंजन के खिलाफ बोलते ही तो शाम को पैसी हो जानी है। जैसा गुजरात में हमने 2017 में देखा कि जीएसटी के खिलाफ बोले, सबकी पैसी हो गई, सबको धमकी आ गई, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगी। मजबूरी है, व्यापारी है। रतन टाटा जी ने कहा था कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं व्यापारी नहीं हूँ। व्यापारियों की मजबूरी। विजय जी से थोड़ा एक बार जवाब, एक बार थोड़ा लंबा हो रहा है, अपन और बात करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि सीधा सब कुछ शगुफा है ये। बीके शर्मा जी, सर्वप्रथम तो आज गुरु पर्व की और कार्तिक पूर्णिमा की हमारे सभी दर्शकों को और मेरे को-पैनलिस्ट को और आपको सबको शुभकामनाएं। मेरा ये सोच है, देखो CL यादव साहब कांग्रेस की सरकार के प्रतिनिधि हैं, रहे होंगे उस समय भी और अभी प्रवक्ता हैं। ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद को पता नहीं है। आपको पता है कि ये राजस्थान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये 23 दिसंबर को बनी है और 23 दिसंबर के बाद में आज 10 महीने भी नहीं हुए। 10 महीने के अंदर हमने कहाँ तक पहुँच गए हैं। इन्होंने 10,44,000 करोड़ के MOU साइन किए थे। इनसे ये पूछो कि इन्होंने क्या किया। किसी भी देश के और स्टेट के लिए अगर कोई आपको करते हैं तो उसके लिए हमारे को चाहिए नेता, नीति और नियत। तो इनके न तो नेता था, न कोई नीति थी, कोई नियत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास नेता भी है, नीति भी है और नियत भी अच्छी है। और जिस तरीके से अभी बताया, एन.के. जैन साहब ने बताया, A.K. जैन साहब ने बताया और सभी हमारे जितने भी आप यहाँ पे प्रतिनिधि आए हुए हैं, इन्होंने बताया कि इस बार हमको लगता है कि कुछ धरातल पे चीज़ें उतरेगी। आप मानो कि अगर आप 6 महीने पहले, आपकी सरकार विदा होने वाली है, उससे 6 महीने पहले आप रिप्स भी लाते हो, आप इस तरीके के रिसर्जेंट राजस्थान भी लाते हो, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इनको सबको पता है कि हम लेकिन ये उसमें एक बड़ी वजह कोविड भी था कि कोविड उससे 2-3 साल खराब हुए थे। कोविड खराब हो गया, उसके बाद भी सरकार के बचाने के लिए लगे रहे। तो 4.5 साल तक इन्होंने सरकार कुछ कहना सरकार बचाने के लिए विजय साहब और भाजपा की तरह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता गैर जिम्मेदार नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फैक्ट्स उठा रहा हूँ। समाचार प्लस के जो दर्शक है उनको भी सोचना चाहिए कि ये गैर जिम्मेदार भाजपा का प्रवक्ता क्या आरोप लगा रहा है। रिप्स कब आई? 2019 में। एमनेस्टी स्कीम कब आई? 2019 में। विंड एनर्जी पॉलिसी कब आई? 2019 में। तमाम वो काम जो उन्होंने 2019 में आ गए थे सरकार में, एक्सपोर्ट प्रमोशन। यादव साहब, धरातल पे ऐसा क्यों नहीं नजर आता? हमको बिजली कटौती से मुक्ति मिली क्या? हमारे मीटर के चार्जेज हमारे कम हुए, उद्योगों में जो बिजली कट है उससे मुक्ति मिली। ये तमाम चीज़ें इस पर बात करेंगे। हमें जैन साहब या हमारे पास इससे बेटर एक सबसे हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, इनसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं बता सकता। जैन साहब, आप इस पर प्रकाश डालिए इस मुद्दे पर। एक मिनट जैन साहब। देखो साहब, ऊर्जा क्षेत्र की जो बात आपने की है, मैं किसी भी सरकार के ना तो पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट PSU की तरफ से और अब इंडस्ट्री की तरफ से जो मैंने देखा है, देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें थी कि हम मैन्युफैक्चरिंग की सारी संभावनाओं को देश में तलाशें, उसके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं जिससे कि हमारा जो उद्योग जगत है वो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में घुसे। दूसरी बात ये थी कि हम एज ए डेवलपर, एज ए इंडिविजुअल पावर प्रोड्यूसर पूरे देश में स्टेट के माध्यम से ऐसे प्लांट लगें। मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो इस सरकार ने करी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कार्यकाल देश में उनका है, कि इन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, सेफगार्ड ड्यूटी लगाई। अगर आप इंपोर्ट करोगे किसी कंट्री से तो उस पर आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी सेल और मॉड्यूल पे। तो उससे देश में मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाएं बढ़ी, लोगों ने प्लांट लगाए, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। और अब जो राइजिंग राजस्थान में मुझे दिख रहा है, इस क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है।
मैं एक सवाल इतना सा जानना चाहता हूँ। एक तो पावर कट, और अभी भी ये है कि जैसे हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो लैंड दूसरे राज्यों की तुलना में महंगी है, इसी तरह बिजली भी महंगी है। ये इंडस्ट्री की तरफ से फीडबैक आता है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, संभावनाएं ज़्यादा हैं ऊर्जा के लिए, लेकिन दोहन अभी भी नहीं हो सका है। हमें दूसरे राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ती है। देखिए साहब, उसका कारण ये है कि हम एक तो गलत समझ लेते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें दिन में सिर्फ 5 घंटे मिलती है, क्योंकि सुबह सूरज हल्का निकलता है, शाम को भी हल्की रोशनी मिलती है। तो एवरेज अगर देखें तो 5 घंटे हमें बिजली मिलती है, और हमें बिजली देनी है 24 घंटे। अब इसके लिए सोलर के लिए ज़रूरी है कि सोलर, विंड एंड स्टोरेज, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन बने, तब ये बिजली पूरी तरीके से सस्ती हो पाएगी। सोलर जो 17 रुपये यूनिट। एक और एन के जैन साहब ने तो एक ऐसा बहुत बड़ा एक यहाँ पर अनाउंसमेंट किया और सरकार को एक सुझाव दिया था, उस पर काम किया जा सके कि 1 नेशन 1 टैरिफ। तो ये कैसे प्रैक्टिकल है? सरकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग लागत अलग है, तो एक टैरिफ कैसे हो सकता है? नहीं सर, 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है, तो 1 नेशन 1 पावर टैरिफ भी हो सकता है। उसके लिए मैंने ये सजेशन दिया था, पूरी कैलकुलेशन बना के दी थी इनको। मान लीजिए हमारे राज्य में बिजली 8 रुपये यूनिट है, किसी और राज्य में बिजली 4 रुपये यूनिट है, कहीं पे 5 रुपये यूनिट है। आप उसको एक फ्लैट रेट कर दीजिए कि सारे राज्यों को उद्योगों के लिए, खास करके एमएसएमई के लिए 6 रुपये यूनिट बिजली देंगे। जहाँ कम है उससे गवर्नमेंट लेगी, और जहाँ ज़्यादा है उसको सब्सिडी देगी। और इसको जब आप फ्लैट रेट कर देंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, सारे राज्यों के उद्योगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर मिलेगा, एक कंफर्ट लेवल आएगा, और हमें अपनी कॉस्टिंग निकालने में बार बार ये नहीं करना पड़ेगा कि कंजम्पशन ज़्यादा हो गया तो बिजली की रेट कम हो गई, कंजम्पशन कम हो गया तो बिजली की रेट बढ़ गई। छत्तीसगढ़ में गए तो वहाँ 4 रुपये यूनिट मिल रहा है, राजस्थान में 8 रुपये यूनिट मिल रहा है। यहाँ एमओयू साइन हो जाते हैं, बिजली की रेट देख के भाग जाता है। तो जब अगर 1 नेशन 1 पावर टैरिफ होगा तो जो एमओयू साइन होंगे वो एक्चुअल पॉइंट पे साइन होंगे। ब्यूरोक्रेसी कितना सपोर्ट करती है, सरकार कितना सपोर्ट करती है, आपकी पॉलिसीज़ कितनी अच्छी हैं, इन सब मैटर पे एमओयू साइन होंगे और धरातल पे आएंगे, न कि बिजली की दरों पे। चलो, मैं महेश जी से भी जानना चाहूँगा कितना रिलेवेंट है ये इशू, क्योंकि आप अलग अलग स्टेट्स में काम करते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्री तो ऐसी हैं उनका रॉ मटेरियल ही बिजली होती है। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ मेरे साथी के विचार से, और ये अगर हो जाएगा तो ये एक नया एक उपलब्धि होगी कि देश में एक टैरिफ हो जाए इसका। और राइजिंग राजस्थान के प्लेटफॉर्म पे जो अपन बात करें तो ये इस तरह के विचार रखे जाने बहुत उचित हैं और इन पे काम भी होना चाहिए। बाकी मेरा मानना राइजिंग राजस्थान के लिए ये है कि हम 18 लाख तक पहुँचें। जो लास्ट वाइब्रेंट गुजरात रहा वो 26 लाख तक पहुँचा था। तो ये एक उत्साह की बात है कि राजस्थान का इतना प्रचार प्रसार हुआ है, जो बाकी सारे लोग कहते हैं कि ये सरकार जो है प्रचार और प्रसार में नंबर 1 है। तो देश और विदेश में जो राजस्थान का गौरव बढ़ रहा है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ इस पूरी कुछ तो पॉजिटिविटी है। सुनील जी, ये एक बड़ा मुद्दा है कि हम एमओयू करते हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए निवेशकों को बुलाते हैं, लेकिन हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी बात है कि बिजली की कीमत सबसे ज़्यादा है और लैंड कॉस्ट भी ज़्यादा है। रीको के लिए कहा जाता है कि रीको को कैटलिस्ट बनना चाहिए, उसको हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, लेकिन वो व्यापार करना शुरू कर देते हैं तो मुसीबत हो जाती है, ज़मीनें महंगी हो जाती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक व्यापारी के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर उद्योग आता है सबसे पहले उसको ज़मीन चाहिए, दूसरा उसको पानी और बिजली चाहिए, तीसरी उसको एक स्किल्ड लेबर चाहिए जिसका ठीक है एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाता है, लेकिन आपको ज़मीन जो है आप रिको के माध्यम से जाओ। रिको आजकल ज़मीन बेचने के अलावा दूसरा काम नहीं करता है और ऑक्शन में बेचता है कि आप बिडिंग करिए। तो आज इंडस्ट्री की लागत, जब आप एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट बनाते हो कि आज आपको 100 करोड़ या 50 करोड़, तो उस पर 80% तो ज़मीन में ही लग जाता है। तो आज आदमी को देखा जाए तो मेरा सरकार से निवेदन ये है कि आप रिज़र्व प्राइस पे आप ज़मीन दीजिए, और अगर मान लीजिए कोई उस पर उद्योग नहीं लगाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाने का अधिकार भी मान लीजिए, या उससे ज़मीन वापस लेने का भी कर लीजिए, लेकिन ज़मीन को आप
बाजारू रेट पे अगर बेचेंगे तो व्यापारी का एक उद्योग नहीं लग पाएगा। आपकी इस बात को शायद आगे बढ़ाना चाहते हैं जैन साहब। देखिए, हमने बहुत समय से इसकी लड़ाई लड़ी थी और सजेशन भी दिए थे सरकार को, और उन्होंने ये बात मानते हुए 50% रीको की ज़मीन एमएसएमई के लिए रिजर्व कर दी है। उसका ऑक्शन नहीं होगा, वो डायरेक्ट एमएसएमई को अलॉट होगी। आपकी जानकारी मैं सही कर देता हूँ। तो ये एक अच्छा निर्णय है सरकार का, क्योंकि जहाँ ऑक्शन होता है वहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग कीमतें बढ़ती जाती हैं और जो निवेश के लिए जो कैपिटल होता है, जो प्लांट के लिए, वो ज़मीन में ही खप जाता है। जैन साहब कुछ अभी ये बताया गया कि 9 रुपये यूनिट में बिजली मिल रही है हमें। मैं उन सारे अपने उद्योग बंधुओं को ये कहना चाहूँगा कि सरकार की जो ग्रुप कैप्टिव स्कीम में जो सोलर के प्लांट्स लग रहे हैं, उसमें जो रेट हम दे रहे हैं वो करीब 3.5 रुपये के अराउंड दे रहे हैं। उसके ऊपर ओपन एक्सेस और लगता है, तो 5.25 रुपये में उन्हें सोलर की बिजली अगर वो कंज्यूम करेंगे तो उनका रिमेनिंग यूनिट जो है उन्हीं पे उन्हें 9 रुपये देनी पड़ेगी, बाकी तो कम कर ही सकते हैं। कर सकते हैं। और आप कुछ आप बोलेंगे भरत जी, फिर मैं आता हूँ। जैसा कि सभी उपस्थित साथियों ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ज़मीन देने की होती है। तो जो अभी एमओयू हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जितने बड़े उद्योग के एमओयू हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ी जो मांग है, डिमांड है, वो सरकारी ज़मीन अलॉटमेंट की है। सरकार के पास लिमिटेड ज़मीन है। तो जब हमें इस समिट का एक खास पहलू और भी है, जैसा कि बताया गया कि विभागीय स्तर पे इसकी समीक्षा चालू हो चुकी है। जितने एमओयू हो रहे हैं पिछले 15-20 दिन में, जितने एमओयू हैं, विभागीय स्तर पे विभाग के प्रमुख ने बुला के इन्वेस्टर से बातचीत करना चालू कर दिया कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, जो सरकार से आपकी अपेक्षा है वो हमें पहले बता दीजिए, ताकि हम मेन इवेंट से पहले आपके एमओयू को वास्तविक रूप से होने लायक है या नहीं है। तो उसमें जो उभर के आ रही है, जिन भी मीटिंग्स में मैंने 3 एमओयू किए हैं 3 डिफरेंट विभाग के साथ, उन तीनों में ज़मीन की मुख्य आवश्यकता है, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो पावर से जनरेटेड हो, वेस्ट से एनर्जी का प्रोजेक्ट है, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड है। आज हम कोई यूनिवर्सिटी लगाते हैं, हमें बड़ी ज़मीन चाहिए। हम पावर प्लांट लगाते हैं, हमें ज़मीन चाहिए। हम टूरिज्म एक्टिविटी करते हैं, हमें ज़मीन चाहिए। और इन्हीं में बड़े इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आते हैं। हालांकि पिछली सरकार ने भी एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, लेकिन शायद इलेक्शन आ गए, उसके बाद में ज़्यादा उसको काम करने का अवसर नहीं मिला। मैं पॉलिटिकल जो स्पोक पर्सन है उनके पास आऊँगा, लेकिन पहले लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मोरबी जो गुजरात में इतनी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर सेरेमिक टाइल की है, सारा रॉ मटेरियल यहाँ से राजस्थान से जाता है। हम क्यों ना यहाँ इंडस्ट्री लगाएं? अब लघु उद्योग भारती सबसे करीब है सरकार के, तो ये सलाह आप दीजिए। लघु उद्योग भारती लगातार सरकार के साथ जो बैठकें कर रही है उसमें ये प्रयास कर रही है कि वो राजस्थान के अंदर जहाँ पे ये रॉ मटेरियल निकल रहा है वहीं पे एक पार्क या क्लस्टर डेवलप करके ये सेरेमिक टाइल्स के हब बनाए जाएं। इसके लिए सरकार ने प्रयास भी किए हैं। किशनगढ़ क्षेत्र से भी हमारे अभी 5 या 6 एमओयूज़ सेरेमिक के लिए एमओयूज़ हुए हैं टाइल्स के। और गुजरात के व्यापारी भी राजस्थान क्षेत्र में, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि गुजरात के व्यापारी भी अगर ज़मीन की सही उपलब्धता सरकार करे तो राजस्थान में आके वो अपना निवेश करेंगे। और आप, क्योंकि आप किशनगढ़ से आए हैं, तो किशनगढ़ के बारे में बताइए कि वहाँ पर उद्योगों के विकास के लिए और क्या किया जा सकता है, और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से भी वहाँ पर औद्योगिक निवेश हो सकता है। किशनगढ़ की भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में सेरेमिक टाइल्स के लिए बहुत ही पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल उपलब्ध है। तो किशनगढ़ ने क्योंकि बहुत पुराने समय से कपड़े के व्यवसाय के लिए पावरलूम सेक्टर में भी इन्होंने वो बहुत अच्छा कार्य किया है। उसके बाद मार्बल और ग्रेनाइट के क्षेत्र में भी अब आवश्यकता है कि जैसे कुछ समय से मार्बल व्यवसाय एक अलग दौर में उसका ढलान के तौर पे हम देख रहे हैं, तो आवश्यकता है एक नए उद्यम की स्थापना की। तो मैं सरकार से यही मेरी रहेगी कि किशनगढ़ जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र जो भौगोलिक दृष्टि से सभी सेंटर में है, यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो सरकार से ये निवेदन, वहाँ पर ज़्यादा अवसर हैं औद्योगिक विकास के। प्रतिभा जी, मेरा सवाल ये है कि जो महिला उद्यमी हैं उनकी ओर से मांग रहती है, जैसे हम गारमेंट स्पेसिफिक जॉनरी को औद्योगिक क्षेत्रों में बनते हैं, ज्वेलरी के बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट के बनते हैं, तो महिलाओं के लिए भी थोड़ा अलग से कम कीमत पर ज़मीनें मिल जाए अगर एंटरप्रेन्योर्स को,
तो शायद वो अपनी यूनिट लगाएं, खुद लोगों को रोज़गार दें। ऐसा संभव है? ये आपने वैसे सही बात कही है, और मैं इस बात के लिए ये भी कहूँगी कि जब भी जो भी सरकारें आई हैं, हर साल इस तरह के राइजिंग राजस्थान जैसे कार्यक्रम करती रही है, लेकिन हमारी जो ये इस बार बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने आते ही इस कार्यक्रम को किया है। और जो इतने बड़े बड़े MOU साइन हुए हैं, अभी तो सिर्फ टाइम है, 1 महीना और बाकी है, तो अपेक्षा करती हूँ कि और ज़्यादा करोड़ तक की हमारी संख्या पहुँचेगी, जिसमें महिलाएं भी कुछ अपनी भागीदारी निभा भी रही हैं कि वो भी अपने कुछ MOU भेज रही हैं, कर रही हैं, चाहे 1 करोड़ से ही। फिर भी जितनी होनी चाहिए उतनी ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी कम है MOU में। नहीं, ऐसा थोड़ा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, फीमेल्स जो भी काम करती हैं उनके हस्बैंड उनके साथ रहते हैं, या थोड़ा सा कह लीजिए कि पारिवारिक परिवेश भी उनके साथ में रहता है, लेकिन वो हर पुरुष से ये पूछ लीजिए तो वो ये कहेगी कि मेरा ऑफिस आधे से ज़्यादा मेरी वाइफ संभालती है, या मैं जो काम करती हूँ या करता हूँ वो वाइफ ज़्यादा संभालती है, आदमी बाहर के काम देखते हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं जिन भी महिलाओं को जानती हूँ, मैं बहुत से संगठन से जुड़ी हूँ, लघु उद्योग भारती से जुड़ी हूँ, वहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं स्वयं के काम कर रही हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और मैं ये अपेक्षा कर रही हूँ कि राजस्थान, हम बहुत खुश भी हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि लघु उद्योग भारती को इस बार नोडल पार्टनर बनाया है, जिससे हम सब लोगों में MSMEs जो हम लोग हैं उनमें एक अलग ही उत्साह है। ये उत्साह की बात हम नवरत्न जी, MSME हमारी धुरी है जो औद्योगिक विकास है, और राजस्थान में देखा जाए तो कुछ सीमेंट इंडस्ट्रीज़ और थोड़ा बहुत कुछ भारी उद्योग में कुछ ही इंडस्ट्री आती है, बाकी तो 80% से ज़्यादा MSME है। अब MSME का पूरा एक दिन आपको मिला है राइजिंग राजस्थान के दिन, तो यह विकास के लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चुनौती MSME को झेलनी पड़ रही है वर्तमान में। आदरणीय VK जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। लघु उद्योग भारती हमेशा MSME के लिए काम करती है, और लघु उद्योग भारती और हमारे प्राचीन, हमारे राजस्थान के जैसे परंपरागत व्यापार है, जो छोटे छोटे व्यापार जो लघु उद्योग कुटीर उद्योग के माध्यम से हमारे राजस्थान के अनेक ऐसे प्रोडक्ट थे तो कि बाहर जाते थे और उनकी सप्लाई होती थी, और एक बहुत अच्छी मात्रा में सप्लाई होती थी, पर सुविधा के अभाव से उनका होने के अभाव से धीरे धीरे बंद हो गए। लघु उद्योग भारती हमेशा जो कुटीर उद्योग और सूक्ष्म उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए काम करती है। लघु उद्योग भारती ने एक भारतवर्ष का सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर अभी जगतपुरा में अब चालू करने जा रहे हैं। अब 11 दिसंबर को उसका लोकार्पण भी है, और 11 तारीख को ही हमारा MSME डे भी लघु उद्योग भारती को दी। उसमें हमारे 11 तरीके के हमने कौशल विकास केंद्र के माध्यम से स्किल करके हमारे जो उद्योगों को जरूरत रहती है कि स्किल व्यक्ति उनको मिल जाए, जिससे उनकी व्यापार एक स्मूथ चले, चाहे गारमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे IT के सेक्टर में हो, चाहे अन्य क्षेत्र में। जो 11 तरह के हमारे कोर्स चालू होंगे, जिसमें पूरे राजस्थान भर में जैसे हमारे लघु उद्योग भारती से जुड़ी हुई सभी इंडस्ट्रीज और हमारे जो भी उद्योग हित में जो भी व्यापारी जुड़े हुए उनको स्किल के माध्यम से उनको सुविधा मिलेगी। और लघु उद्योग भारती हमेशा छोटे जो व्यापार है जिसमें लघु उद्योग कुटीर उद्योग के माध्यम से जिनके घरों में काम होते थे, हमारी महिला माता बहनें जो काम करती थी उनको भी पुनरुद्धार करके लघु उद्योग भारती के माध्यम से काम किया जा रहा है। MSME के माध्यम से जो हमारे छोटे छोटे उद्योग और MSME की हमारी करीब 514 इकाई हमारे पूरे भारतवर्ष में, उसके माध्यम से हम जो भी हमारे जैसे प्रवासी राजस्थानी हमारे जैसे राजस्थान को छोड़ के कहीं दूसरी जगह व्यापार कर रहे हैं, उससे भी कांटेक्ट करके राजस्थान में उनको जहां व्यापार की जरूरत है और राजस्थान में वो आना चाह रहे हैं, उनसे भी हम मिलकर उनको राजस्थान में लाकर वहाँ इनकी इंडस्ट्रीज स्थापित हो, और हमारा राजस्थान का कल्चर और हमारा राजस्थान का उद्योग जो हमारे राजस्थान से यहाँ से निकल रहे और राजस्थान से निकल के पूरे भारतवर्ष में या भारत के बाहर जाकर हमारे राजस्थानियों की पहचान हो, वो लघु उद्योग भारती उस माध्यम से काम कर रही है। तो लघु उद्योग भारती ने बड़ी जिम्मेदारी ली है। MSME का एक पूरा दिन सरकार ने भी उनको खुले दिल के साथ में इनका हाथ पकड़ा है, सहयोग किया है, एक पूरा दिन इनको समर्पित किया है। यादव साहब कुछ कहना चाह रहे थे। यादव साहब, कई सारे आरोप है और लोग कह रहे हैं कि 14 दिन में 3 बार कांटेक्ट कर लिया, ये पहले नहीं हुआ। पिछली बार सरकार में गया तो सरकार ब्यूरोक्रेसी ने के यहाँ पर फाइलें लेके दफ्तरों में चक्कर काटते रहे, लेकिन MOU करने के बाद में उद्योगपतियों को रिस्पांस नहीं मिला। शर्मा साहब, पिछले 11 साल में से 6 साल इनकी सरकार रही, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर बता दो जयपुर में कि जो बीजेपी की देन इस डिस्ट्रिक्ट को, इस शहर को, एक भी। आज जो हालात है इंफ्रास्ट्रक्चर के, माननीय परिवहन मंत्री केंद्र सरकार नितिन गडकरी जी ने 2014 में कहा था कि ये जो दिल्ली जयपुर हाईवे है ना, ये 1 साल में 6 लेन हो जाएगा। आज कितने साल हो गए मेरे को दर्शकों को बताने की ज़रूरत नहीं। एक एक्सप्रेसवे बना है दिल्ली से मुंबई के लिए, और वो कितना डिफेक्टिव है,
कितना उसमें करप्शन है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और क्या हालात है उस हाईवे के, ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की देन है। जब तक प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा, गुड गवर्नेंस नहीं सुधरेगी, जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा, तब तक साहब ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गडकरी साहब ने, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं स्वीकार करता हूं कि जयपुर दिल्ली हाईवे को मैं ठीक नहीं कर पाया, जबकि देश भर में रोड का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। ये बात आपकी सही है। तो शर्मा जी, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है, अटकाओ, भटकाओ, लटकाओ और बांटो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस देश में। अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि इंडस्ट्री की ग्रोथ, ये आपके सामने मैं आंकड़े दे रहा हूँ, चाइना का हब बन गया इंडिया। आप बताइए, आप बोलेंगे तो आपकी 2013 में चाइना से इंपोर्ट था $48 बिलियन का, वो आज बढ़ करके हो गया $113 बिलियन, यानी कि 2023 में, इस साल के 7 महीने में $65 बिलियन हो गया। ये हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ बता रहा है। हमारे को चाइना का एक्सपोर्ट, चाइना को एक्सपोर्ट जो हम 2013 में कर रहे थे वो था $17 बिलियन, जो 2022 में हो गया बढ़ करके, जिसको मोदी सरकार और भाजपा से बात करोगे तो बढ़ गया, वो हो गया $15 बिलियन, यानी $17 बिलियन 2013 में था, 2022 में कितना हुआ? $15 बिलियन। 2023 में हुआ $16.25 बिलियन। कितनी ग्रोथ आई? इंपोर्ट बढ़ा है, एक्सपोर्ट बढ़ा। आज हालात ये है कि चाइना का माल आता है, फैक्ट्री में जाता है और ठप्पा लगता है। आज इंडस्ट्री नहीं, वेयर हाउसिंग डेवलप हो रही है। किराए की इनकम पे जो पुरस्कार था मारवाड़ियों का, जो इस राजस्थान के जो उद्यमी थे उनका पुरस्कार था, वो किराए की इनकम आमदनी के ऊपर डिपेंड हो गया। वो भूल गए, सरकार ने पाबंदियां लगाई, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बचे, वो व्यापारी बन गए। अब ये इस सरकार की 10 साल की सरकार जो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर सरकार ने पाबंदियां काफ़ी लगाई हैं, और दूसरे जो बाजार हैं उनको तलाशने की कोशिश की गई है। वियतनाम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी विजय जी ये इनका आरोप है कि फिर भी छोटी सी बात, इस इंपोर्ट में जो एक इस देश के बहुत बड़े पूंजीपति है उसका इंपोर्ट शामिल नहीं है, क्योंकि वो वाया रूट डाइवर्ट करके इंडिया में वो सामान ला रहा है और यहाँ पे ठप्पा लगा के बेच रहा है। विजय जी ये कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, इंपोर्ट घटाना चाहते हैं, लेकिन हालात ये है कि चीन में तो से तो इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। बीके शर्मा जी, सीएल यादव साहब ने, इनकी सरकार ने क्या किया इस पे बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे कि हमने क्या किया, उसमें क्या कमियां हैं। ये सिर्फ कमियां निकालने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। चाहे गडकरी जी की बात हो, चाहे हमारी सरकार की बात हो पुरानी, ये वही करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि राइजिंग राजस्थान के लिए मैं बात करूंगा, अभी तक आपने मेरे को मौका नहीं दिया। प्लीज प्लीज यादव जी एक बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ, राइजिंग राजस्थान में आप सभी ने बताया कि 18 लाख करोड़ रुपए के एमओयू तब तक हो गए। आपको एक बात याद होगी कि यूएई के निवेश मंत्री यहाँ आकर के 3 लाख करोड़ का एमओयू साइन करके गए हैं, तो ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है। आप बता रहे थे, एनके जैन साहब बता रहे हैं, एके जैन साहब बता रहे हैं और बाकी सारे इंडस्ट्रिस्ट बता रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर जो है मेन, उसके लिए ये कहते थे कि 3 लाख 5 लाख करोड़। आज हमारी जो कांग्रेसी प्रवक्ता है या कांग्रेस की जो आदमी है, नेता है, वो एक ही बात कहते हैं, छोटे छोटे कर रहे हैं। अरे छोटे छोटे करके भी हमने 18 लाख करोड़ कर दिए और हमें उम्मीद है कि हम 30 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। अभी तक का तो हाईएस्ट है वो 26 लाख करोड़ का है गुजरात का, वाइब्रेंट गुजरात के थ्रू। हम चाहते हैं कि इसको 30 लाख करोड़ तक ले जाएं और ले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा पे हो ही रहा है। अक्षय ऊर्जा के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए का यूएई के निवेश मंत्री करके गए हैं। इसके अलावा यहाँ टेक्सटाइल है, आपका लॉजिस्टिक है, इसके अलावा आपका जो कॉरिडोर जो जाता है वो 40% अपने राजस्थान के होकर निकल रहा है। तो वेस्ट जो कॉरिडोर है, अपना रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है, वो इधर से निकल रहा है। तो सारी सुविधाएं यहाँ पे है। रही बात यहाँ पे जो आप बिजली की बात कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री ने तो पहले ही कह दिया कि 1 नेशन 1 ग्रिड होना चाहिए। 1 नेशन 1 ग्रिड हो जाएगा तो ये जो बात कर रहे हैं ना 4 लाख 4 रुपये है, कहीं 8 रुपये है, कहीं 9 रुपये है, वो जब सेंट्रलाइज हो जाता है तो वहाँ से वो जब जाएगी तो प्राइस वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो सब जगह एक हो जाएगा। शर्मा जी, जो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, यूपीए सरकार की शुरुआत है और यूपीए सरकार ने दोनों शुरू किए थे, इनसे अभी तक पूरा नहीं हुआ। 10 साल से ये जुमले फेंक रहे हैं। मैं इसके बारे में, मैं दोनों ही सरकारों ने कुछ नहीं किया। डीएमआईसी को मैंने स्टडी किया है। ये जो डीएफसी एक प्रोजेक्ट था वो केंद्र सरकार का था, जो रेलवे लाइन को डालना था, और दूसरे उस रेलवे लाइन के दोनों तरफ
150 किलोमीटर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना था, जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। हालांकि उसकी भी फंडिंग केंद्र सरकार की ओर से होनी थी, लेकिन सरकार को उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के रेगुलर उसमें काम करना था, लेकिन काम उसमें नहीं हुआ। गहलोत सरकार ने डीएमआईसी अलग से विभाग बनाया, फिर उसको मर्ज कर दिया और उसमें डीएमआईसी पे वो काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि जो ज़मीन की अभाप्ति है वही नहीं हुई। मैं डीएमआईसी को लेकर जैन साहब, जो उम्मीद जिस तरह हर भाषण में हम सुनते थे, डीएमआईसी 39% हिस्सा राजस्थान में, सबसे ज़्यादा हिस्सा यहाँ होकर जाता है, लेकिन काम उस पर नहीं हुआ। देखिए, इस पे काम करना था रीको को और सरकार को मिलके। इसमें रीको भी सफल नहीं हो पाई और सरकार भी सफल नहीं हो पाई। आपने बिल्कुल सही कहा है कि दोनों ही सरकारों की विफलता है ये। अब इस पे कौन सी सरकार क्या स्टेप लेती है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये राइजिंग राजस्थान में उसको सही करने के लिए, मान लीजिए कुछ गलतियां रह गई हैं, पहले कोई कमी रह गई है, उसको सही किया जा सकता है। अभी समय है, ये इनका शैशव काल है, पहला ही साल है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से भी इनको सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे के दोनों तरफ का जो एरिया आता है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, और रीको को भी उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा और राज्य सरकार को भी करना पड़ेगा। अगर तीनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाता है, तीनों एक अच्छी विल पावर के साथ काम करते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा राजस्थान का, जो शायद पूरे भारत में ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट नहीं होगा। जैसा आप भी कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर जो है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप देखो तो एक्सप्रेस वे पे जो भी लोग ट्रैवल करते हैं वो देख रहे हैं कि पिछले साल भर में, 1.5 साल में रादर, हर दिन वहाँ पे बदलाव हो रहा है। आज बहुत सारे ऐसे वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्रिएट हो गई हैं कि आपको जो पहले शुरू में जाने में डर भी लग रहा था, लेकिन अब वो बात नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि सरकार कोई भी हो, एंड हमारे ब्यूरोक्रेट्स और जैसे रीको जैसे जो संस्थान हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिनरासी, ये सब लोग जब मिलके काम करेंगे ना तो बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है। मैं एक बस अभी कार्यक्रम आखिरी दौर में मैं भरत जी से एक आखिरी टिप्पणी, क्योंकि आप किस तरह से औद्योगिक विकास की काम कर रहे हैं, रिप्स 2024 भी आई है यहाँ, तो आपको लगता है कि अब औद्योगिक वातावरण बन रहा है राजस्थान में? राजस्थान में औद्योगिक वातावरण हमेशा से रहा है सर। आप देखेंगे कि जो प्रवासी राजस्थानी हैं उन्होंने हमेशा राजस्थान में निवेश करते रहे हैं और राजस्थान के औद्योगिकरण को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। जितने भी आप टॉप 5 इंडस्ट्रियलिस्ट पुराने ज़माने के जो हुआ करते थे, जो उद्योगपति थे, उन्होंने राजस्थान में अपनी इकाइयाँ लगाई, चाहे वो जेके बिरला हो, जेके हो, कुछ भी हो। जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने यहाँ पे इकाइयाँ लगाई, यहाँ पे निवेश किया, यहाँ पे रोज़गार पैदा किया। जब रोज़गार नहीं होता था, अकाल होता था, तो वो व्यक्तिगत निर्माण कार्य चालू कर देते थे। तो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि राजस्थान में निवेश का माहौल है और जो शुरू से है ये CSR अब आया है सर। पुराने ज़माने से मारवाड़ी भामाशाहों ने, राजस्थान के भामाशाहों ने अपने नगर के अंदर, अपने होम टाउन्स में बिजली, पानी, शिक्षा, हॉस्पिटल, पीने की व्यवस्था, पानी की, सब उन्होंने सरकार के साथ मिलकर की है। तो सर राजस्थान सरकार आज भी अपने प्रवासी राजस्थानियों को बाहर से बुला रही है और देश विदेश से जो बुला रही है। हमेशा जो निवेश का माहौल था वो इस वक्त एकदम उच्चतम स्तर का दिखाई देने लगा है। तो राइजिंग राजस्थान में प्रयास है कि राजस्थान में एक औद्योगिक निवेश का वातावरण बने और जो नकारात्मक छवि है राजस्थान की वो दूर हो, देश विदेश में हम औद्योगिक विकास का परचम फहराएं। इस कार्यक्रम में हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।